नमस्कार। आज मैं पुनः एक नए बिंदु को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे मातृ मृत्यु की। मातृ मृत्यु क्या है और मातृ मृत्यु के कारण क्या होते हैं और इन्हें हम कैसे रोक सकते हैं, इस बिंदु पे आज हम बात करेंगे। तो बिना समय नष्ट किए हम बात को शुरू करते हैं। तो पहला बिंदु है मातृ मृत्यु है क्या। जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है, मातृ और मृत्यु दो शब्दों से मिलकर बना है मातृ मृत्यु। तो मातृ का अर्थ होता है माता। यह प्रक्रिया गर्भावस्था के दौरान से ही शुरू हो जाती है। जब कोई भी महिला गर्भवती हो जाती है तो मातृ का या माता का रूप ले लेती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि गर्भावस्था के दौरान या फिर प्रसव के दौरान या फिर प्रसव के 42 दिनों के अंदर, और या कभी कभी एबॉर्शन हो जाता है तो एबॉर्शन के बाद 42 दिनों के अंदर, इन 4 स्थितियों में अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसे हम मातृ मृत्यु बोलते हैं। लेकिन यह मृत्यु गर्भ संबंधी कारणों से होनी चाहिए। तो कौन कौन सा समय हो गया? ये गर्भावस्था के दौरान, दूसरा प्रसव के दौरान, तीसरा प्रसव के बाद 42 दिनों के अंदर, और चौथा एबॉर्शन के बाद 42 दिनों के अंदर। इन 4 समय पे अगर महिला की मृत्यु गर्भावस्था संबंधी कारणों से होती है तो उसे मातृ मृत्यु बोलते हैं। गर्भावस्था कारणों का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए कोई महिला एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या, तो उसे हम लोग मातृ मृत्यु नहीं बोलते। तो इसलिए स्पष्ट किया जा रहा है कि इन 4 अवस्थाओं में अगर गर्भावस्था के में गर्भ में किसी भी समस्या या गर्भ संबंधी समस्या के कारण डेथ होती है, मृत्यु होती है, उसे मातृ मृत्यु कहते हैं। तो गर्भावस्था में तो क्या है, आप सब इस बिंदु को समझ गए होंगे। अब चलिए इसके कारणों की बात करते हैं। इसके मुख्यतः 3 कारण होते हैं, 3 भागों में डिवाइड किया गया है इसको। जैसे पहला होता है चिकित्सकीय कारण। इसमें हमारा कोई विशेष रोल नहीं है, इसलिए हम इस इन पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। दूसरा कारण होता है डिले, जैसे समुदाय स्तर पर विलम्ब, परिवहन का अभाव या परिवहन में आने जाने में समस्या और डिले हो गया, या संस्था स्तर पर जो डिले हो गया, इसमें हमारा कोई विशेष रोल नहीं, इसलिए हम इस पर बात नहीं करते हैं। हमारा जो मेन रोल है वो है तीसरे कारण पे, जिसका कारण है सामुदायिक कारण। और सामुदायिक कारण जो एक ऐसा कारण है जिस पे हमारी बहुत बड़ी भूमिका है और हम इन कारणों को रोकथाम कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। हमारे प्रयास से इस कारण को हम बहुत कुछ हद तक कंट्रोल करके मातृ मृत्यु को पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो सामुदायिक कारण में पहला कारण है गर्भावस्था का शीघ्र चिन्हांकन और पंजीकरण ना हो पाना। आपको अवगत करा दूं कि हमें 12 सप्ताह के अंदर गर्भवती महिला का चिन्हांकन करना होता है, गर्भावस्था का चिन्हांकन करना होता है, उसका पंजीकरण करना होता है। लेकिन हम आज भी 4 महीने 5 महीने में गर्भवती महिला का चिन्हांकन या गर्भावस्था का चिन्हांकन करते हैं और उसका पंजीकरण कराते हैं। आगे इस पे और विस्तार से हम बात करेंगे कि कैसे करें। दूसरा कारण होता है कम उम्र में गर्भधारण करना। अब 18 साल में शादी हो गई, 20 साल में गर्भधारण हो जाता है, तो ये भी एक मातृ मृत्यु का कारण होता है। तीसरा कारण है महिलाओं में खून की कमी होना, या जिसे आप एनीमिया होना कहते हैं। बहुत सारी डेथ एनीमिया के कारण भी होती है। चौथा कारण होता है घर पर प्रसव हो जाना। आज यह संख्या बहुत कम हो गई है, लेकिन फिर भी अभी संख्या है कुछ मात्रा में, या घर पे प्रसव, असुरक्षित प्रसव होते हैं जिसके कारण मातृ मृत्यु हो रही है, अर्थात अभी भी इसमें पूर्ण विराम नहीं लगा है। इसके बाद अगला कारण है अधिक बच्चों का जन्म लेना। और अधिक बच्चे जन्म लेंगे तो निश्चित है कम अंतराल में होगा, तो कम अंतराल में ज़्यादा बच्चों का जन्म ले लेना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मातृ मृत्यु का।
अगला कारण है प्रसव के बाद अस्पताल में 48 घंटे तक रुकना ही नहीं। बहुत सारी महिलाएं होती हैं, प्रसव होता है, हम 48 घंटे तक महिलाएं रुकती ही नहीं हैं और बाद में उनकी वही एक मृत्यु का कारण बन जाता है। अगला है प्रसव पश्चात पूरी देखभाल नहीं मिलना। प्रसव पश्चात पीएनसी देखभाल ना होने के कारण भी उनकी समस्याओं का पता नहीं चल पाता और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन जो सामुदायिक कारणों की बात कर रहे हैं, इन सामुदायिक कारणों में हमारा विशेष योगदान है, विशेष भूमिका हम निभा सकते हैं। और इन सामुदायिक कारणों की मैं आज इसीलिए इस पे बात कर रहा हूँ कि हम इस पे अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए, हम अपने अच्छे तरीके से काम करते हुए इन कारणों की रोकथाम कर सकते हैं और मातृ मृत्यु पर अंकुश लगा सकते हैं। तो जैसे इन सामुदायिक कारण में मैंने पहले कारण की बात की थी, गर्भावस्था का शीघ्र पंजीयन और चिन्हांकन ना होना। तो ये आज भी देखने को मिल रहा है कि हम गर्भवती हैं जो गर्भावस्था की पहचान करते हैं वो 3 महीने 4 महीने में करते हैं। बहुत ही कम मात्रा में महिलाओं का पंजीयन 12 सप्ताह के अंदर होता है। तो हमें इस पे काम करना होगा, लेकिन ये होगा कैसे? इसका सबसे आसान तरीका है, मैं आपसे उस तरीके की बात कर रहा हूँ। तो गर्भावस्था का शीघ्र पंजीयन या जल्दी चिन्हांकन करने का तरीका ये है कि जो हमारे लक्ष्य दंपति होते हैं उनके घर हमें हर माह जाना होगा और ये हमारे घर के दौरे का काम भी है। जब हम घर के दौरे में उनके यहाँ अपने लक्ष्य दंपति के यहाँ हर माह जाएंगे तो उनसे माहवारी की संबंधी जानकारी लेंगे, अर्थात उनके माहवारी की निगरानी करना पड़ेगा। हम जब उनसे हर महीने उनके माहवारी संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे और हर महीने जानकारी प्राप्त करने के बाद जिस महीने हमें यह जानकारी मिलेगी कि उनका माहवारी रुकी हुई है, रुक गई, तो रुकने का सीधा सा स्पष्ट होगा कि अगर रुकी है तो हम प्रेगनेंसी टेस्ट किट से या निश्चय किट से जांच करेंगे और पुष्टि कर लेंगे कि गर्भवती हैं या नहीं। और माहवारी रुकी तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट क्लियर कर देगा कि महिला प्रेग्नेंट है। इस तरीके से हम देखें तो हम 12 सप्ताह के अंदर इस महिला का गर्भावस्था में चिन्हांकन कर लेंगे और उसका पंजीकरण भी तुरंत कर देंगे। तो क्या इसका सबसे आसान उपाय क्या हो गया? हर महीने अपने लक्ष्य दंपति की माहवारी की निगरानी करना, यह देखते रहना कि उनकी माहवारी कब रुक रही है, जिसे हम लोग LMP भी कहते हैं। तो ये इसके फ़ायदा क्या होगा? जैसे हमने पंजीकरण कर लिया, चिन्हांकन कर लिया 12 सप्ताह के अंदर और पंजीकरण उसका फिर अपने पंजीकरण कर लिया, अपने रजिस्टर में दर्ज कर लिया, अनमोल पोर्टल में दर्ज कर, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका मातृ मृत्यु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समझते हैं इस बात को। इसका सीधा सा प्रभाव पड़ेगा कि जब हम 12 सप्ताह के अंदर इस महिला का पंजीयन कर ले रहे हैं, गर्भावस्था में पंजीयन कर ले रहे हैं, तो हमें जांच करने के लिए पूरे 8 महीने का समय मिल गया। उसकी देखभाल करने के लिए पूरा हमको 8 महीने का समय मिल गया। और जब हम 4 महीने में किसी का पंजीयन करेंगे तो हमको 5 महीने का ही समय मिलेगा। तो इसलिए इसका पंजीकरण करने का पहला फ़ायदा क्या हो गया कि हमको उसकी जांच और देखभाल करने का पूरा 8 महीने का समय मिल गया। इस दौरान हम उसकी सारी जांचें भी कर लेंगे और उसकी देखभाल भी हो जाएगी। तो इससे हम जांच की बात कर लेते हैं। जैसे पहली जांच हम 12 सप्ताह के अंदर कर लेंगे, दूसरी जांच फिर 13 से 27वें सप्ताह के बीच में कर लेंगे, तीसरी जांच 28 से 35वें सप्ताह के बीच में कर लेंगे और चौथी जांच हम 36वें सप्ताह में कर लेंगे। एक बार मैं फिर इसको दोहरा रहा हूँ, पहली जांच 12 सप्ताह के अंदर कर लेंगे, दूसरी जांच 13 से 27वें सप्ताह पे कर लेंगे, तीसरी जांच 28 से 35वें सप्ताह पे कर लेंगे और 34वीं जांच 36वें सप्ताह के अंदर हम करा देंगे। इस तरीके से 4 जांचें हम समय पे करवा देंगे। और जब 4 जांचें समय पे करा देंगे, लेकिन ये कब संभव हो पाएगा? जब हम 12 सप्ताह के अंदर उसका पंजीकरण
कर लेंगे। पंजीकरण कैसे कर लेंगे? उनकी माहवारी की निगरानी करके, हर माह माहवारी रुकने की जानकारी प्राप्त करके। अब इसे जांच करने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि सर्वप्रथम तो हम उसको प्रथम 3 महीने में फोलिक एसिड की गोली खिला सकेंगे, और अगर हम 4 महीने में पंजीयन करते हैं तो वो संभव नहीं हो पाता। दूसरा फ़ायदा कि हर जांच में हम उनकी हीमोग्लोबिन, बीपी, पेट की जांच, पेशाब की जांच, ये सारी जांचें हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। और साथ में वज़न की जांच भी। तो कौन कौन सी जांच करेंगे? इन चारों, जब 4 बार हमारे पास आएगी, पहली जांच, दूसरी जांच, तीसरी और चौथी जांच कराने, तो हम कौन कौन सी परीक्षण करेंगे? उसका हीमोग्लोबिन चेक करा देंगे, बीपी चेक करा देंगे, पेशाब चेक करा देंगे, पेट की जांच करवा देंगे और उसका वज़न चेक करा देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाई रिस्क की ओर तो नहीं जा रही है। अर्थात इन जांचों से हम हाई रिस्क पता कर सकते हैं कि महिला हाई रिस्क में हो तो नहीं जा रही, किसी खतरे के लक्षण तो उसमें नहीं दिख रहे हैं, अर्थात कहते हो खतरे के लक्षण की पहचान कर सकते हैं। और साथ में पहली जांच के दौरान जो 12 सप्ताह में आएगी, तो उसको लंबाई या ऊंचाई भी हमको जांच करनी चाहिए। लंबाई ऊंचाई जांच क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अगर लंबाई किसी महिला की 145 सेंटीमीटर से कम है तो भी हाई रिस्क महिला में आती है, उसकी हमको ज़्यादा देखभाल करनी होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम जल्दी पंजीकरण कर लेने से महिला की देखभाल करने का हमको 9 महीने का पूरा, 8 महीने का पूरा समय मिल जाता है, और उसकी हम चारों जांच समय पे करा सकते हैं। और चारों जांच के दौरान उसकी खून, पेशाब, पेट, रक्त की जांच, सारी चीज़ें हम बहुत आसानी से करा सकते हैं। और इन सब जांच करने से उसके खतरे के लक्षणों की हम समय पे पहचान कर लेंगे। जब खतरों के लक्षणों की समय पे पहचान कर लेंगे तो उसका हम लोग प्रबंधन कर सकते हैं, उसका आसानी से प्रबंधन हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सारे प्रबंधन करके हम एक मातृ मृत्यु को रोक सकते हैं। अर्थात शीघ्र पंजीयन कर लेना या गर्भावस्था का शीघ्र पहचान कर लेना, उसका पंजीकरण करा लेना मातृ मृत्यु को रोकने का बहुत ही कारगर उपाय है, जिसमें हमको प्रयास करना होगा। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो पहला बिंदु हमारा यही था। तो हमको इसमें लगना होगा, प्रयास करना होगा, और हर लक्ष्य दंपति की माहवारी की निगरानी करके शीघ्र पहचान और पंजीयन करना होगा। दूसरे कारणों की बात कर ले। दूसरा कारण था मातृ मृत्यु का कम उम्र में गर्भधारण करना। अब ये भी एक मातृ मृत्यु का बड़ा कारण है। होता क्या है कि महिलाएं 18 साल में, लड़कियों की शादी 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में हो जाती है, और फिर तुरंत उस अगले साल 21 साल में गर्भधारण हो जाता है, जबकि उनका शरीर उस समय परिपक्व नहीं होता बच्चा जन्म लेने के लिए, जिसके कारण वो खतरे के लक्षण में खतरे में आ जाती हैं, उनकी मातृ मृत्यु हो जाती है। इसके लिए हमको थोड़ा सजग होना होगा, क्योंकि हम समुदाय में रहते हैं, हमको हमारा काम सोशल सर्विसेज देना है। इसलिए जैसे ही विवाह होकर कोई भी महिला आए तो हमको उसकी उम्र की जानकारी लेकर के उसे गर्भधारण करने के लिए, गर्भधारण ना करने है तो प्रेरित करना पड़ेगा। उसको बताना होगा कि आपका शरीर अभी इतना परिपक्व नहीं है कि आप बच्चे को जन्म दें, और इसके लिए मिनिमम शादी के बाद 2 साल का अंतराल कराना चाहिए। और इसके लिए हमें उस महिला से परिवार नियोजन के अस्थायी साधनों को उपलब्ध कराते हुए उसको मोटिवेट करना होगा, जिससे हम कुछ हद तक इस कारणों से भी मातृ मृत्यु को रोक सकते हैं। तीसरा कारण हमने बात किया था महिलाओं में खून की कमी होना या एनीमिया होना। अब महिलाओं में खून की कमी ये विकट समस्या है। जब महिला और मातृ दोनों में खून की कमी होती है तो हमको
किशोरी के समय से ही ध्यान देना होता है। जब बच्चियाँ किशोरी होती हैं तो उस समय ही हमें उनको आयरन की गोली खाने हेतु प्रेरित करना होगा। उन्हें आयरन की गोली हमेशा खाने हेतु प्रेरित कर किशोरियों को गोली खिलानी होगी। उसके बाद जब महिलाएं माँ बनती हैं या गर्भावस्था के दौरान होती हैं तो गर्भावस्था के दौरान हम आयरन की गोली तो दे देते हैं, और लेकिन यह जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि वो आयरन की गोली उनके द्वारा खाई जा रही है या नहीं खाई जा रही है। और होता ये है कि वो गर्भवती महिला गोली ले जाती है आयरन की और उसको बिना खाए हुए कहीं भी पड़ी रहती है और 9 महीने का पूरा सेवन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जब गोली खाती है तो उसके थोड़ा थोड़ा साइड इफ़ेक्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। तो 2-4 दिन गोली खाने में जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसे कारण महिला गोली खाना छोड़ देती है और हम कभी पता नहीं करते कि वो खा रही है नहीं। जबकि हमको करना क्या होता है कि अगर हम इसमें थोड़ा सा संवेदित हों और हम जिस महिला को गोली दे रहे होते हैं उसके घर जाके उससे बात करें, उसको समझाएं कि शुरू में ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, शुरू में मितली आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं। तो अगर हम इन सब बातों को साइड इफ़ेक्ट बात कर दें और उसके बाद उसको गोली खाने हेतु प्रेरित करते रहें और इसके बाद अवगत करा दें कि ये जो लक्षण होते हैं 2-4 दिन या 1 हफ्ते ही रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। इसके बाद वो अपने आप गोली हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। तो हम अगर गोली खाने का 9 महीने तक लगातार उसे मोटिवेट करते रहें, प्रेरित करते रहें और उसकी निगरानी करते रहें तो निश्चित ही वो महिला गोली खाएगी और गोली खाने से उसके एनीमिया में काफ़ी कंट्रोल होगा। और साथ में आयरन युक्त खाना खाने का भी हमें परामर्श देना होगा। इसके बाद अगले कांड की हमने बात की थी घर पर प्रसव होना और वो भी असुरक्षित प्रसव। तो इस पे भी हमें बात करना होगा। हम गर्भावस्था के प्रथम महीने से ही हर महिला को अस्पताल में प्रसव कराने के लिए बार बार प्रेरित करना होगा। अस्पताल में प्रसव कराने के फ़ायदे की बात करनी होगी। इसके बाद अगले कारण की बात हमने की थी अधिक बच्चे या कम अंतराल में बच्चों का जन्म लेना। ये हमें थोड़ा सा आश्वस्त होना होगा। इसमें परिवार नियोजन की बात होनी होगी। जैसे भी पहला बच्चा हो जाए उसके बाद कम से कम 3 साल तक अंतर रखने हैं तो महिला को समझाना होगा और उसे अस्थायी साधन देने होंगे। होता क्या है कि 1-1 साल के अंतराल में बच्चे पैदा हो जाने के कारण 1-1 साल के अंतराल में गर्भ धारण हो जाने के कारण महिलाओं का शरीर अत्यधिक कमज़ोर हो जाता है और वो मातृ मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाती हैं। अतः हमें परिवार नियोजन की बात करनी होगी और फैमिली प्लानिंग के अस्थायी साधन देने होंगे। मिनिमम 3 साल तक एक बच्चे से दूसरे बच्चे के में 3 साल का अंतर और तीसरे बच्चे के लिए 2 बच्चे के बाद स्थायी साधन अपनाने हैं तो प्रेरित करना होगा। इससे भी मातृ मृत्यु पे काफ़ी रोक लगाई जा सकती है। इसके बाद अगला कारण है प्रसव पश्चात अस्पताल में 48 घंटे तक ना रुकना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। होता क्या है कि हम प्रसव करा दिए, प्रसव कराने के बाद हमने देखा नहीं और महिला क्या है कि जल्द ही घर से डिस्चार्ज चली गई, लामा हो गई, भाग गई और डॉक्टर की बात नहीं सुनी और घर जा कर के कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ और महिला की डेथ हो जाती है। 48 घंटे तक अस्पताल में इसीलिए रखा जाता है महिला को, जिससे जो भी कॉम्प्लिकेशन होता है वो उस टाइम पे 48 घंटे तक होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे और उनका उपचार मिल जाएगा। तो हमको इस बात को समझाना होगा कि 48 घंटे हमारे पास गोल्डन टाइम है किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए। इस तरीके से भी हम मातृ मृत्यु में काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे अंतिम जो सामुदायिक कारण था मातृ मृत्यु का वो था प्रसव पश्चात उचित देखभाल ना मिलना। तो इस पे भी हमें इसके लिए हम HbA1c करने जाते हैं तो HbA1c के साथ में हमको PNC भेंट भी करनी है। हम केवल बच्चे की ही नहीं माँ की भी देखभाल करते हैं। अतः हम अपने HbA1c को और सुदृढ़ करने और अच्छे से करने लगें और साथ में बच्चे के साथ में माँ को भी देखें और माँ की देखभाल भी करें। इससे भी
माँ के भी खतरे के लक्षण की पहचान करें, जिससे हम मातृ मृत्यु को रोक सकते हैं। अतः आज मैंने जिन सामुदायिक कारणों की बात की, इन सामुदायिक कारणों की रोकथाम करना हमारे बस में है। हम चाहेंगे, हम प्रयास करेंगे तो निश्चित ही HbA1c को निश्चित ही हम